औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, और अगर आपने कोई कानूनी मशवरा लेना है, कोई लीगल नोटिस तैयार करवाना है, कोई केस तैयार करवाना है, किसी केस का जवाब तैयार कराना है, तो आप जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300-426-2278। इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे कि ख़वातीन जो विरासती प्रॉपर्टी से महरूम हो जाती हैं, वो किस तरीके से अदालत से अपना हिस्सा हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उसमें अगर हम देखते हैं कि जनाब हमारे लिए अदालती निज़ाम में जो मसाइल हैं, उन मसाइल से ओहदा बरा होने के लिए हमें एक तो पेशेंस, सब्र चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से हम, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर है हमारा, वसाइल हमारे हुक्मरानों ने अपने मामलात के लिए तो उनके पास वसाइल हैं, अखबारों में, टीवी पे इश्तिहार देने के लिए हर हुक्मरान में, ये हुक्मरान या से पिछले हुक्मरान, अपनी मशहूरी के लिए इनके पास बहुत वसाइल होते हैं पब्लिक के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए इनके लिए। वरना सिर्फ अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना हो तो कोई बस मसला नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में जजेस नए भर्ती किए जाएँ। मुताहिद अदलिया में देखना, एक सिविल जज है ना, उसको 2 स्टेनो दिए जाएँ, 2 एलमत दिए जाएँ, 2 नायब कोर्ट दिए जाएँ, और कंप्यूटर वगैरह ये वो सारी चीज़ें, एक्सेसरीज़ वो भी बेहतरीन दी जाए। इसके साथ साथ जजेस की तादाद को 4 गुना किया जाए। एक जज के पास 50 से ज़्यादा केस नहीं लगने चाहिए। मैं मुताहिद अदलिया की बात कर रहा हूँ, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन जजेस की बात कर रहा हूँ। जब इनके पास थोड़े केस लगेंगे तो डेफिनेटली फिर इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। एक और बात जिसकी तरफ मैं हमेशा चीफ जस्टिस साहबान जो है हाई कोर्ट्स के, उनकी तवज्जो भी दिलाता हूँ, इसलिए कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होता है वो सूबे की मुताहिद अदलिया का हेड होता है, कि आप बाकायदगी से टीम बनाएं जो दौरे करे मुताहिद अदलिया के। हर महीने की पहली तारीख को जो है वो इंस्पेक्शन डे तो रखा होता है, लेकिन खातर खा रिज़ल्ट उसके नहीं निकल रहे। जिन हाई कोर्ट्स के जजेस को ये ओहदा दिया होता है कि उन्होंने फ़लाँ डिवीज़न के या फ़लाँ ज़िले के वो सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने सुपरविजन करनी है, वो बाकायदगी से जाकर देखें। और जो ये कैमरे लगाए हुए हैं, इनका भी सही इस्तेमाल करें कि हर जज साहब को अपने ड्यूटी आवर्स में कहीं और ना वो जाए। अब होता ये है कि जजेस साहबान सुबह सुबह चाय पी के अक्सर जो है ना चैम्बरों में या दूसरे जजेस के पास चले जाते हैं, चाय पीते हैं। जब जाया जाए, जाके पूछा जाए, तो वो रीडर साहबान कहते हैं जनाब वो तो हमारे पास जज साहब तो मीटिंग में गए हैं, सीनियर साहब ने बुला लिया है। ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो कि ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, नौकरशाही का। नौकरशाही ने सही काम नहीं किया तो बर्डन सारा अदालत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अदालतों को। अगर ब्यूरोक्रेसी सही काम करती, तमाम डिपार्टमेंट जिनमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पार्लिमानी लॉ डिपार्टमेंट, हर शोबा, इरिगेशन है, ठीक है जी, एग्रीकल्चर है, कोई भी शोबा है, तमाम शोबा जात में अगर ये ब्यूरोक्रेसी दुरुस्त काम कर रही हो, गुड गवर्नेंस वहाँ पर हो, तो फिर
लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए अदालतों में नहीं आना पड़ेगा, वहीं उनके मसाइल हल। अब वो गुड गवर्नेंस ना होने का बर्डन जो है वो हमारी अदलिया के ऊपर आ जाता है। अब अदलिया में भी मैं सब जजेस की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल जजेस हर जगह, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। एक तो उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हुए भी उनसे केस, मसला वो 300-250 केस डेली लगा हुआ है, तो वो इतना टाइम तो सिर्फ सिग्नेचर करेंगे फाइल पे तो गुजर जाता है। वो चाहते हुए भी उनसे फिर वो काम नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चेंज करनी चाहिए। ऐसी मैंडेटरी प्रोविजन रखनी चाहिए कि जनाब जैसे ही जो है वो समनिंग हो गई है उसके बाद 1 माह जो टाइम दिया हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट का, उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। नहीं 6 महीने नहीं तो 8-9 महीने में सिविल केस का फैसला ट्रायल कोर्ट से हो जाना चाहिए, और 2-3 माह से ज़्यादा एपीलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं लगने चाहिए। 4-5 माह से ज़्यादा हाई कोर्ट में भी नहीं लगने चाहिए। अब लाहौर हाई कोर्ट के इस वक्त कोई 26-27 जजेस की सीटें जो हैं खाली हैं, टोटल 60 है, उसमें से आधे समझ ले काम कर रहे हैं। इतने कॉम्पिटेंट बंदे वकील हैं, कॉम्पिटेंट जजेस हैं जो मुत्तहिदा अदलिया में, उनको प्रमोट करें, इधर लेकर आएँ। तो ये सारी सूरत हाल जब लोग देखते हैं तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि जनाब यहाँ से हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा, और हम कैसे किस तरीके से जो है वो, हम अदालतों के हालात तो बहुत बुरे हैं, वकील की फ़ीसें दें, बहुत ज़्यादा खर्चे भी हैं, तो कैसे हम जो है वो इसको लेके चलेंगे। तो देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हमने इंसाफ लेना है, अपना हक वसूल करना है, तो हमें फिर अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हम तब ही अपना हक ले सकते हैं जब हम जो है वो हिम्मत से काम लें। अगर हमने हिम्मत से काम नहीं लेना, हमने कहना जी पता नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, या डर जाएंगे, तो फिर वाकई हम डर के घर ही बैठ जाएंगे। तो इन हालात में जब भी कोई बेटी बहन जो है वो अपना विरासती हिस्सा लेना चाहती है, तो सबसे पहले तो वो भरपूर तरीके से मशवरा उसका होना चाहिए वकील साहब से, ताकि उसका हिस्सा उसके भाई ने या बाप ने जो मारा, जो उसके हिस्से पे भाई या बाप ने जो है वो कदगन लगाई, उसको नहीं दिया, देखा जाए तो कि क्या वजूहात है, क्या उसका नाम जो है वो जो इनहेरिटेंस की म्यूटेशन हुई है, इंतकाल ज़मीन हुआ, उसमें नाम है या नहीं है, क्या नाम उसमें से भी उसका निकाल दिया गया है, या फिर देखा जाए कि क्या कोई जैली हिबा करवा लिया गया है उसके नाम से और उसे पता भी ना हो, या उसके से ज़बरदस्ती करवा लिया गया है, या फिर ये है कि दस्तबरदारी नामे पे कोई साइन तो नहीं झूठे सच्चे करवा लिए है उस पर प्रेशर डालकर, या उससे ये लिखवा तो नहीं लिया कि ये ज़मीन उसने बेच दी है अपने भाइयों को। ये टैक्टिक्स होते हैं प्रॉपर्टी को अपने नाम लगवाने के लिए, जो इस्तेमाल करते हैं हमारे माशरे में लोग, और बेटियों बहनों को विरासती हक से महरूम कर देते हैं। तो जब वो अपने वकील साहब से मशवरा कर लें और उनको यकीन हो जाए कि जनाब अब हमने अपना केस लड़ना है, तो केस की तैयारी में सबसे पहले ये देख लें कि किस वजह से हमें प्रॉपर्टी से महरूम किया गया है। हिबा के नाम पर, तमलीक के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर कैसे किया गया। फिर जब दावा तैयार हो, आप किसी भी जगह पर हों, किसी शहर में भी हों, किसी गांव गोठ में भी हों, आप दावा अच्छा तैयार करवा लें किसी वकील साहब से जो इस काम को समझते हों। विरासती प्रॉपर्टी को सेल परचेज के अंदाज में नहीं देखना। ये नहीं कहना जनाब अब्बा की प्रॉपर्टी थी जिसके मर्जी उसने नाम लगवा दी, नहीं। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने खोल खोल कर बयान किया है कि किसका हिस्सा है, किसका नहीं हिस्सा। अगर किसी को उसके विरासती हक से महरूम करने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैली हिबा करवाया जाता है, जैली तमलीक करवाई जाती है, जैली दस्तबरदारी करवाई जाती है, जैली बै करवाया जाता है, तो आप उसको चैलेंज करें। और
और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है वो कहता है कि किसी भी बेटी बहन को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता, और डिप्राइव करना किसी खतून को उसके वरासती हक से, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप हौसला करें, केस अपना अच्छा तैयार करवाएं, जहाँ भी आप हों ऐसे वकील साहब का इंतखाब करें। मसलन आप अगर मुल्तान में रह रहे हैं तो आप जिन वकील साहब आपको अच्छे लगे हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो जो है वो मुल्तान में नहीं किसी दूसरे शहर में, तो आप उनसे दावा तैयार करवा लें, अपना केस तैयार करवा लें और वहाँ से कोई वकील साहब अरेंज करके, क्योंकि दावा तैयार होने में बहुत से फैक्टर्स जो है ना वो सामने रखने पड़ेंगे कि कब महरूम किया गया, कब पता चला कि मुझे महरूम कर दिया गया, क्योंकि वो होता ही है कि फिर टाइम लिमिटेशन ले आते हैं। टाइम लिमिटेशन से भी बचा जा सकता है अगर हम इसमें जो है वो अपना जो है वो सही तौर पर जो है वो अपने केस को तैयार करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब राना बुरहान एडवोकेट, वो हमें इस टाइम लाइव उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राना बुरहान साहब, आपका शुक्रिया मोहतरम, आप हमें इस टाइम वॉच कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और तो जब आप दावा अच्छा तैयार करवा लेंगे ना, जिसमें आपके वकील साहब ने सारे पैरामीटर्स को देख लेना है, टाइम लिमिटेशन के हवाले से, कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से, और जो महरूम किया गया आपको प्रॉपर्टी से भाइयों की तरफ से, बाप की तरफ से, उसके सारे फैक्टर जब आप देख लेंगे तो फिर आपका दावा अच्छा तैयार हो सकता है। दावा अच्छा तैयार होना जो है उससे आप जो है आपको जब पता चला कि आप कह रहे हैं जी हमें विरासती हक दे दे, विरासती हक दे दे, वो कहता है बहाने लगा रहा है, अच्छा देता हूँ। जब नहीं देता तो आप फिर उसके ऊपर दावा दायर करते हैं कि जनाब ये हमें के नहीं, ये दावा जो है ये आपने सिविल कोर्ट में करेंगे। आप तकसीम वरासत का दावा करें जिसमें आप कहेंगे जनाब सूट फॉर पार्टीशन, डिक्लेरेशन, परमानेंट इंजंक्शन का दावा करें। वरासती जायदाद की तफसील लिखें। अगर आपको नहीं पता तो आप उस इलाके के पटवारी से पता कर लें कि जनाब ये प्रॉपर्टी है, उसका रिकॉर्ड ले लें। अगर फिर भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो आपको अंदाज़ा तो होगा ना कि फ़लाँ जगह पर प्रॉपर्टी है और उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो अदालत खुद उसको मंगवा सकती है रिकॉर्ड को। फिर तमाम कानूनी बुरसा का उसके अंदर इंदराज करें अपनी दावे के अंदर, और फिर देखें कि दरख्वास्त गुजार का हक और उसके भाइयों बाप जिसकी तरफ से भी इनकार किया है उस हवाले से अदालत में वरासती जायदाद के कागजात, ख़ानदान का शजरा नसब, नादरा से हासिल करदा फैमिली FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर मुतलका दस्तावेज़ात भी आपको पेश करनी होंगी। दावा दायर करते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लें। FRC आपके पास होना चाहिए, नादरा ने अब बना दिया है। ख़ानदान का शजरा नसब तैयार कर लें। अगर कोई फौत हो गया हुआ है तो उसका भी उसमें ज़िक्र करें जो विरासत हिस्से में था। अदालत जो है केस को जब लेगी, नोटिस जारी करेगी और फिर जो जिन्होंने महरूम किया हुआ है वो जवाब देने आएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने इतना माहौल बना दिया हुआ है कि अब इतना डिले नहीं किए जा सकते ऐसे केसेस। इन केसेस को अब चलना ही चलना है। ये केसेस जो हैं अब हर हाल में चल रहे हैं और इनका हिस्सा जो है मिलना ही मिलना होता है बेटियों बहनों को। मैं ये समझता हूँ कि जब भी ऐसा मैटर पेश आता है तो आपको जब जवाब आए, उनका जवाब दावा आए, तो वो कोई झूठा सच्चा कोई डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, वो कोई झूठा सच्चा कोई इकरारनामा पेश कर देंगे, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी पेश कर देंगे, कोई डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, तो फिर आपके वकील साहब ने उस डॉक्यूमेंट की सेहत के मतलब देखना कि ये सही है, आपने उसको चैलेंज करना है
जब आप चैलेंज कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे, तो उसका बार जो है वो फिर उनके ऊपर ही जाएगा जिन्होंने वो जाली डॉक्यूमेंट दिया है, वो उसे प्रूव करेंगे। तो ये चीज़ें फिर आपको उन्होंने साबित करनी होंगी, नहीं जी ये वाकई हमने इसको हिस्सा दे दिया है। भाई अगर हिस्सा दे दिया तो दिखाएं कहाँ पे है, प्रॉपर्टी कहाँ पे है। खाली हिस्सा दे दिया, दस्तबरदारी करवा ली है, पैसे दिए तो वो पैसे क्या आपने पे ऑर्डर या कैश चेक के ज़रिए दिए हैं? मिसाल के तौर पर 2 करोड़ हिस्सा बनता तो 2 करोड़ रुपया नकद तो नहीं ना दिया जा सकता, तो उसके तो पैसे ही होंगे ना। तो इन हालात में अगर हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि जनाब आपका केस बड़ा स्ट्रांग होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हौसला बस करना है आपने, हौसला करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कम से कम केस तो दायर किया है। अहम बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात अपने जहन में रखें, 99.9% वकील बिकते नहीं हैं। ये खामखा सोसाइटी, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर है, इंडिया कल्चर है, और कुछ ना आना हो तो हम कहते हैं जी हमारा वकील ही बिक गया। ऐसा नहीं है। आप इन गुड फेथ काम करें, अच्छा वकील एक दफ़ा लें और उसके ऊपर ट्रस्ट करें जिसकी भी आपने सिलेक्शन करनी है। खामखा जी हमारा वकील बिक गया, उसने हंसकर बात कर ली थी मुखालिफ वकील से, उसने ये कर दिया, ऐसा नहीं होता। अब जजेस डिले करते हैं काम करने में, या उनके ऊपर प्रेशर बड़ा है, वसाइल नहीं है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी फिर वकील साहब को बर्दाश्त करना पड़ता है सारा मामला कि जी वकील साहब हमारा काम डिले कर रहे हैं। अदारे बेहतर काम नहीं कर रहे, हमारे डिपार्टमेंट्स बेहतर काम नहीं कर रहे, तो उसका बार जो है वो अदालतों पर आ जाता है, और अदालतों से फिर काम रेगुलर और तेज़ नहीं होता, तो उसका बार फिर वकीलों पे आ जाता है, जी हमारे वकील ने क्या किया अभी तक। ये बात नहीं है, हमें सब्र से काम लेना होगा। देखिए हम अल्लाह और अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले लोग हैं, हमारे पास कोड ऑफ लाइफ है कुरान मजीद। जब हम अल्लाह पाक को मानते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, तो हमें फिर जो है ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालना है। अब हम अगर यकीन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो फिर हम यकीन अल्लाह पर रखें, हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। वकील साहब के साथ तावन करें जो आपके वकील साहब हैं, जो जिस तरीके जब उनका जवाब मुखालिफ फरीक का आ जाता है ना और वो जमा हो जाता है, तो वकील साहब फिर देखते हैं कि जनाब अदालत इशू क्या फ्रेम करती है, कि किन के अदालत इस केस में मसाइल क्या हैं, कि क्या जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मुखालिफ पार्टी ने पेश किए वो ठीक हैं या नहीं, क्या इन्होंने वाकई हिस्सा दे दिया है या नहीं दिया, क्या इन्होंने जनाब खातून को पैसे मिल गए थे या नहीं मिले थे, क्या ये जो प्रॉपर्टी है वाकई इसमें से इनका वरासती हिस्सा बनता है या नहीं बनता। मुख्तलिफ इशू फ्रेम करेगी अदालत। जब अदालत इशू फ्रेम कर लेगी तो उसके बाद अदालत उस इशू फ्रेम करने की बेस पर फिर अदालत इसके ऊपर शातिक लेगी। पंजाब में तो अब ये हो गया हुआ है कि ट्रायल कोर्ट अलहदा बन गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट यानी शहादत के लिए अलहदा कोर्ट बना ली गई हैं। बहरहाल शहादत जब शुरू होगी, एविडेंस शुरू होगी, तो सबसे पहले जिसने दावा किया था, जिसे हम प्लेंटिफ कहते हैं, मुद्दई कहते हैं, ख़वातीन जो हैं अगर वो मुद्दइया होंगी तो फिर वो डेफिनेटली उनका जो है वो उनसे लिया जाएगा, पहले वो शहादत देंगी। अब शहादत तैयार करते वक्त जो है ना, जो आपने गवाहान आपने अच्छे पेश करने हैं। खुद तो आप हैं ही हैं, लेकिन जो आपने विटनेसेस लाने हैं वो न डर हों, ये ना हो कि जब आपकी गवाही देने जाएं तो वो बैठ जाएं या सही बात ना कर सकें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें शहादतें जब देनी है तो वकील साहब के साथ पूरा डिस्कशन करें कि हमने कैसे शहादत देनी है। पूरा आप समझ लें जिस तरह एक बंदा बैठकर तैयारी करता है, इम्तिहान की तैयारी करता है, इस तरह तैयारी करें कि आपने जो है वो ये चीज़ बतानी है, ये चीज़ नहीं बतानी। वकील साहब ने बता देना कि इस तरीके से अल्लाह पाक वाज़े तौर पर फरमाता है कि सख्त हलाकत है उनके ऊपर जो किसी को सच्ची गवाही से रोकते हैं। बड़ा सख्त गुनाह है सच्ची गवाही से किसी को रोकना। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऐसे सवालात वकीला साहबान को नहीं करने चाहिए जो कि
अब मैं आपको बताता हूँ कि एक केस में मेरा केस चल रहा था, तो मुखालिफ वकील साहब मेरी जो क्लाइंट थी खातून, उससे क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कितनी FIR हैं यानी कि केस विरासती प्रॉपर्टी का बहन के भाई का वकील बहन से पूछ रहा तुम्हारे ऊपर कितनी FIR हैं, यानी कि इस केस इस तरह का इरेलीवेंट सवाल। फिर तुमने शादियां कितनी की हैं, यानी कि देखें आप प्रॉपर्टी से रेलिवेंट इस तरह ख़वातीन बेचारी जो है ना डिसहार्ट हो जाती हैं, कहते हैं ये इंतहाई चवल चवल किस्म के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। मैंने लफ्ज़ चवल चवल कह दिया है, माजरत चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन अफसोस होता है ना कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सच्ची गवाही तक पहुँचने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आप और तरीके भी इस्तेमाल कर सकते, बजाय इसके कि आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन करें। हमारे घर में भी बहनें बेटियाँ हैं, तो शहादत जो है जो आपने देनी है वो भी एक माहिर एडवोकेट जो है वो आपको तैयार करके दे, जिससे आपने दावा तैयार करवाया है, आप उससे शहादत एविडेंस तैयार कराएं कि जनाब हमने ये आपको बताना है, और वो आपको मुमकिन सवालात भी तैयार करके देगा कि ये सवाल आपसे मुखालिफ वकील पूछ सकता है। और फिर आपने जब उनकी शहादत होनी है वहाँ पर भी आपने ऐसे सवालात तैयार करवाने हैं, उनसे पूछने हैं जो केस से रिलेट हों, और जहाँ रिबटल करना है वहाँ पर रिबटल हो। तो यहाँ पर मैं तमाम अपने अहबाब जो हमारे बेटियां बहनें जो हमें देख रही हैं या जो मेरे लेक्चर सुनती रहती हैं, गुफ्तगू सुनती हैं, हमारा मतवा नज़र सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने हक़ और सच के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ इतना अजीबोगरीब पल्यूट हो गए मामला, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन और बड़ी बातें और बड़े स्कैंडल और बड़ा कुछ, हर बंदा ही हमें जो है ना वो 2 नंबर दिखाई देने लग गया है। यानी कि इतनी अजीबोगरीब मामलात हो गए हैं। तो फिर जिस सोसाइटी में सगे भाई बहनों का हक मार रहे हों, तो वहाँ पर सूरत हाल तो ऐसी ही होनी है ना कि किसी का किसी पर कोई इतबार नहीं रह जाता। तो जब भी विरासती प्रॉपर्टी का केस करें, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि आपका दावा बेहतरीन तैयार होना चाहिए, उस पर कुछ सिकम नहीं होना चाहिए। बेशक आपको जहाँ आप रहते हैं अच्छे कोई वकील साहब नहीं, किसी और इलाके से वकील साहब मिल रहे हैं, उनसे दावा तैयार करवा लें, अच्छा वो तैयार करवा के वहाँ से मकामी कोई वकील साहब को करके कर रहे हैं। फिर जब इशू फ्रेम हो जाए, इशू फ्रेम में देखें कि इशू कोई रह तो नहीं गया, आप अमेंडमेंट करवा सकते हैं, दोबारा दरख्वास्त दें कि जनाब ये बात हमारे केस को कवर नहीं कर रही, ये इशू भी फ्रेम करें ताकि ये नरेट हो सके पूरा केस। इसी तरह एविडेंस के मामलात भी ऐसे ही हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जो मैंने अपने ज़िंदगी में सीखा है कि आर्गूमेंट्स जो हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स, वो ज़बानी भी होने चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर ये रिटर्न होने चाहिए। आप पूरे केस का क्रक्स निकलवाएं, जो वकील साहब आपको अच्छे लगते हैं कि जिनकी कमांड है इन बातों पर, वो आर्गूमेंट्स रिटर्न भी जो है वो आप जमा करवाएं जाकर। ज़बानी की बात ठीक है, ज़बानी भी होती है बहस, लेकिन ज़बानी में वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम नहीं था। रिटर्न आप देंगे ना तो वो फाइल का हिस्सा बन जाएगा कि जनाब ये रिटर्न आर्गूमेंट्स उनके आ गए। ये बात आप हाई कोर्ट लेवल पर भी कर सकते हैं, हर अदालत में आप रिटर्न आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। इससे टाइम भी बच जाता है कि जी मैं नहीं पहुंच सका, मुझे देर हो गई है, मेरे लिए ये मसला बना हुआ है, तो आपका टाइम बच जाएगा। आप रिटर्न आर्गूमेंट्स तैयार करें, तमाम केस का क्रक्स निकाल के उनको बताएं कि यहाँ इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी है, यहाँ 2 नंबरी की गई है, यहाँ से इसका हिस्सा मारने के लिए कोशिश की गई है। तो ये चंद एक गुजारिशात मैंने आपकी खिदमत में करनी थी। देखें, बहुत जल्द हमने इस दुनिया से चला जाना है। मोहतरम डॉक्टर इरशाद अहमद साहब सरगोदा से, वो भी हमें वॉच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफ़क़तों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरशाद साहब जो हैं वो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं हर हवाले से। हमारी ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल के साथ भी इनका कोऑपरेशन हमेशा रहता है। और आजकल के गे गुज़रे दौर में डॉक्टर इरशाद अहमद साहब जैसी शख्सियात जो है वो हमारे माशरे के लिए बहुत जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी आपने किसी, देखें मुसलमान जो होता है ना वो हक सच का साथ देता है। हमें अपने बच्चों को भी यही तबलीग करनी चाहिए कि भाई किसी का हक नहीं मारना। प्रॉपर्टी के लिए
इस दुनिया की चीज़ के लिए अपना ईमान नहीं गंवाना। हम जब ये कहते हैं ना कि जी यूरोप अमेरिका बहुत तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए हैं, अब यूरोप अमेरिका में बात यह ना कि वहाँ पे सोशल जस्टिस उनके देखिए, अगर हम कहते हैं जी वो हमारे फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, कश्मीर में हमारी साथ नहीं दे रहे, फ़लाँ जगह जुल्म हो रहा है, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन वो अपने लोगों की हद तक तो वहाँ पर उन्होंने सोशल जस्टिस कायम किया, वरना अपनी आवाम के लिए तो उन्होंने वहाँ पर रखा। वहाँ पर इस तरह 40-40 साल केस तो नहीं ना चलते। तो आज की इन गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक बड़ा ही गफूर रहीम है। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए अगर हम हक पर हैं, सच पर हैं, कि मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े। आज की इस नशिस्त में हमने कोशिश की कि थोड़े टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें हक सच का साथ देने की हिम्मत अता फरमाए। आखिर में इसके साथ ही आज की गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि वो दिलावर जो स्याह शब के शिकारी निकले, मेरे दुश्मन मेरे अपने हवारी निकले। भाइयों का हिस्सा उनको जब मिल जाता है तो फिर बेटियों बहनों का हिस्सा क्यों मारते हैं? वो कितना अर्सा जी लेंगे हम? कब्र में तो साथ कोई भी नहीं लेके जाता ये सारा कुछ। ये अल्लाह पाक फरमाता है कि जो किसी का प्रॉपर्टी का हिस्सा, विरासती हिस्सा या कोई भी हिस्सा किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है तो वो ऐसा जुल्म वो करता है, ऐसा उसका वो जुर्म है कि वो उसकी बख्शिश नहीं होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।